Audio Jungle. वैद्य कवि भगवान साहब बारिक साहब, आप नमस्कार। आप आयुर्वेदिक औषधालय हैं, आयुर्वेदिक उप निदेशक एच क्षेत्र के हैं, तो आपके आयुर्वेदिक कितने औषधालय सर आपके अंतर्गत हैं? जयपुर ए में 156 तो औषधालय हैं, 6 चिकित्सालय हैं। 1 लाख जो बोलते हैं उसमें विशेष हमारा जिला चिकित्सालय है लक्ष्मी नारायणपुरी, जो कि अभी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में 5.5 करोड़ रुपए से तैयार हो रहा है, नवनिर्माण हो रहा है। तो इस तरह हमारे मतलब पूरे जयपुर ए क्षेत्र में हर जहाँ तक है नजदीक गांव पंचायत में हॉस्पिटल है और अच्छी तरह सुचारू रूप से चल रहा है। बारिक साहब, आपके एस श्रेणी के जितने भी आयुर्वेदिक औषधालय हैं वहाँ पर हमने सर्वे किया, तो जितने भी आपके कर्मठ आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं काम कर रहे हैं, तो उनका मनोबल बढ़ाने के लिए विशेषकर कोविड-19 के दौरान जो उन्होंने अच्छी बहुत सेवाएं दी हैं, तो कोरोना वायरस के मद्देनजर, तो आप लोगों उनके प्रोत्साहन के स्वरूप क्या करते हैं सर? देखो, ऐसा है हमारे विभाग की तरफ से तो इसमें ऐसा नहीं है, लेकिन कई जगह गांव की संस्थाएं हैं, वहाँ के MLAs हैं या और सामाजिक संस्थाएं उनका प्रोत्साहन और उत्साहवर्धन के साथ साथ सम्मान कर रही है। जैसे अभी कोटपुतली में कोरोना वॉरियर्स का सम्मान होगा, उसकी मुझे सूचना मिल गई। ऐसे ही हमारे और जिलों में भी कई लोगों का सम्मान हुआ है और उससे कोरोना के अभी जो चिकित्सा में रहे उसकी रोकथाम के साथ साथ जागरूकता और वो कोरोना वॉरियर्स में एक उत्साह है। और हमारे गांव-गांव में एक कोरोना निरोधक जागरूक दस्ता, ताकि सब लोग आपस में इस बारे में रायशुमारी करके और हम बचाव कर सकें, क्योंकि कोरोना के बारे में इलाज बाद में, पहले बचाव। स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार शमनम, कि स्वस्थ आदमी के स्वास्थ्य की रक्षा हो, बीमार है तो फिर उसका इलाज। और विशेष मैं आपको और बताना चाहता हूँ, हमारे जो जहाँ CMHO के यहाँ रहे या मान लो बीलवा में रहे, तो हमारे आयुर्वेद कर्मी, चाहे चिकित्सा अधिकारियों चाहे नर्सिंग स्टाफ हो, उन्होंने तन मन से पूरे जी जान से वहाँ सेवा दी है। और उसके लिए हमारे मुख्यमंत्री तक ने, मंत्री जी तो है ही है, मुख्यमंत्री तक ने सराहना की। सर, आपके एस श्रेणी क्षेत्र के अंतर्गत कितने आयुर्वेदिक औषधालय आते हैं? इसमें 156 आयुर्वेदिक औषधालय। जी सर, जैसा कि पूर्व में बताया मैंने आपको। तो इस 156 आयुर्वेदिक औषधालय के अंतर्गत आपकी जो परिकल्पना है कि हम इसमें और बेहतर विकास कर सकें या आपने कोई कमी खामी देखी है जी, तो उसमें, क्योंकि आपका कार्यकाल अब इसमें काफ़ी उल्लेखनीय रहा है, तो आपने क्या कमी देखी है कि जिसको राज्य सरकार की मदद से और अपन उसको? मैं आपको बताना चाहता हूँ सर कि हमारे HWC के तहत 20 मतलब औषधालय जो कि है सुचारू रूप से सक्रिय हो गए, जिसमें योगा प्रशिक्षक महिला और पुरुष हैं। साथ में उनके हमारे मतलब 156 औषधालय और चिकित्सालय 162 में कम से कम 120 नवीन भवन बन गए हैं। और उनके साथ साथ जो योगा प्रशिक्षक का काम है उसमें और भी कई योजनाएं आ रही है। और 32 आयुर्वेदिक औषधालय HWC के और हमारे जल्दी शुरू होने वाले हैं। तो उससे क्या है कि गांव में वेलनेस सेंटर के नाम पर स्वस्थ जीवन शैली, उस स्वस्थ जीवन शैली के साथ साथ लोगों में एक जागरूकता आएगी ताकि हम बीमार ही न हों। तो हमको आहार विहार, दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या और हमारे वहाँ पाई जाने वाली जो औषधि है उसी से हम उपचार कर लें। इसके लिए 60% केंद्र सरकार और 40% राज्य सरकार का बजट आ रहा है। और इसके अलावा हमारे राज्य सरकार में मुख्यमंत्री जी से मांग की है कि हमारा औषधि बजट और बढ़ाया जाए, ताकि आयुर्वेद के प्रति जनता में जो विश्वास पैदा हुआ है उसे और ज्यादा हम बढ़ा सकें और लोगों में आयुर्वेद के प्रति जो आस्था है, निष्ठा है, वो सफल परिणाम देते हुए हमारे सामने प्राप्त हो।
तब एक ये सामाजिक अवधारणा बन रही है कि आयुर्वेदिक इतनी प्राचीन शैली है, लगभग 2500 वर्ष से भी ज्यादा पुरानी शैली है और इसको ऑक्सीजन देने वाले बहुत अच्छे कर्मठ कोरोना वॉरियर्स योगदान दे रहे हैं, लेकिन जो समय समय पर खबरें आती हैं इस तरह चलता है जो एलोपैथिक जो पद्धति है, तो एलोपैथिक पद्धति से जाने अनजाने में आप लोगों का टकराव क्यों होता है? जी, मैं आपको फिर एक बात कहना चाहता हूँ सर कि किसी जगह व्यक्तिगत विद्वेष के कारण कोई ऐसा कर रहा है, बाकी आयुर्वेद चिकित्सा कर्मी और एलोपैथी वाले या मेडिकल वाले वो बहुत जगह कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। अब कुछ जो क्या है कि अपवाद स्वरूप होते हैं और वो ही हमारे सामने उजागर हो जाते हैं, तो हम सोचते हैं शायद ऐसा है। जबकि मैं आपको बताना चाहता हूँ सर कि एलोपैथी डॉक्टर लोग और एलोपैथी स्टाफ जब हमारा कहीं भी कैंप लगता है तो वो हमारी औषधियों को लेकर के लेना पसंद करते हैं। उनके साथ साथ वो उनके गुणधर्म के बारे में पूछना चाहते हैं, भाई किस आदमी को कितनी मात्रा में किस उम्र में कैसे कैसे देनी है। तो हमारा उनका तालमेल जहाँ भी मैं कैंप में रहा, आज से नहीं 25 सालों से मैं उनके साथ जुड़ा हूँ और जहाँ भी कैंप में जिस भी मेडिकल वाले के साथ रहा उसके साथ मेरे स्थायी संबंध है। बाकी कुछ तो है। और आयुर्वेद 2500 साल पुराना नहीं साहब, मैं कह रहा हूँ जब से धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए थे समुद्र मंथन से, उन्होंने औषधि अमृत और ये लेकर प्रकट हुए थे और तभी से हमारे त्रेता में जैसे संजीवनी औषधि का वर्णन आता है। द्वापर में जब ये युद्ध होता था तो उसमें योद्धाओं पर मल्लम पट्टी औषधि देना, रात को लड़ रहे हैं सुबह वापस मैदान में तैयार हो जाते हैं घायल व्यक्ति भी। तो कहने का मतलब ऐसा है आयुर्वेद तो ऐसी थी, लेकिन क्यों अब इसमें कमी रही कि हमारे विदेशियों का आक्रमण रहा। उसके बाद धीरे धीरे हमारी आयुर्वेद पद्धति के प्रति हम लोग भी निष्क्रिय रहे। अब मैं आपको 2 मिनट की बात बताना चाहता हूँ कि आयुर्वेद का विकास रुक रहा है, उसके पीछे सारे मौन हैं। उसके 10 बिंदु मैंने ढूंढे हैं कि दोषी प्रथम चिकित्सक है, श्रद्धा विश्वास नहीं है, रोगी द्वितीय धैर्य हिम्मत और अवकाश नहीं है, तृतीय औषधि निर्माता औषधि शुद्ध न आती, राज्याश्रम में कमी चतुर्थम ऐसे योग कराती है, पंचम है विभाग की नीति जो सक्रिय नहीं है, षष्टम कर्मचारी ड्यूटी पर रहते खड़े नहीं है, सप्तम एलोपैथी का आकर्षण अधिगना है, अष्टम शोध नवीन बिना हास्यास्पद स्वयं बना है, नवम औषधि गुणवत्ता का सबको ज्ञान नहीं है और दसम अंग 8 के बिन पूरा विज्ञान नहीं है। क्योंकि आयुर्वेद के 8 अंग है और पूरा 8 अंगों का हमको ज्ञान ही नहीं है क्योंकि लुप्त हो गई। पहले अश्व जो घोड़े हैं उनके लिए, पशुओं के लिए भी आयुर्वेद में चिकित्सा होती थी, शल्य चिकित्सा होती थी, सिर्फ कोमार वृत्ति में जिसको हम बच्चों की चिकित्सा बोलते बाल रोग। और इसके साथ साथ कहते हैं कि आयुर्वेद विकास रुक रहा, हम सब बैठे मौन हैं, तो थोड़े थोड़े सारे दोषी, असली दोषी कौन है, असली दोषी कौन है। वैद्य कविराज भगवान साहब पारिक साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में आप अपनी 2 पंक्ति जो आप काव्य छंद के जो प्रख्यान कवि हैं उससे आपका समापन कीजिए सर। जी, मैं आपको एक ही बात बताना चाह रहा हूँ कि तीसरी लहर की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन मैंने परिकल्पना चौथी लहर की कर ली। तो उसमें है कि लहर तीसरी क्या करे नहीं कोई अंदाज, गिरती चौथी लहर में सब नेताओं पर गाज। तो नेताओं पर गाज गिरेगी, करो सो कर लो चोखो, नहीं हो वे लो धोखो। और दूसरा है कि 4 लहर चो तरफ ही, 4 लहर चो तरफ ही हो रही भारी शोर, मरसी चौथी लहर में घूस कमीशन खोर, दलाली जो भी खाया नहीं वे बचना पाया। तो इसी बात के साथ साथ आपसे आज इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर, नमस्कार।